शिक्षार्थियों नमस्कार। हिस्टोरिका प्लैनेट यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। क्लास 10th में सिविक्स का सेकंड चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग के बाद हमें संघवाद के बारे में बताता है। हम लोग संघवाद चैप्टर में इसकी विशेषताएं और फेडरलिज्म क्या है, भारत में संघीय शासन प्रणाली यानी कि फेडरलिज्म कैसे काम करती है, इन सारे चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आप पूरे विषय को अच्छे तरीके से समझ पाएं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के आधुनिक अंग। इसमें दो तरह की चीज़ें आप देखेंगे जो कि पावर शेयरिंग में आपने पहले पढ़ ली हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न अंग जो कार्य करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है कि कानून का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में बने हुए कानून को लागू करना। और जुडिशियरी में जज करना, न्याय देना। किसी भी विषय में न्याय की प्रक्रिया जुडिशियरी में होती है। दूसरा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न स्तर। इसमें दो प्रकार के स्तर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, दैट यू नो स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग चैप्टर में आप लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है कि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है और लोकतांत्रिक सरकारों की मजबूती का ये बहुत बड़ा आधार है। 3 branches of government, that is executive branch, legislative branch and judicial branch. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। ये क्या होता है कि दो तरह की सरकारें होती हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। इट मीन्स वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। ये छोटे देशों के लिए ज़्यादा सुटेबल है, जहाँ पर एकात्मक सरकारें होती हैं, यानी कि एक ही जगह से पूरे देश की सत्ता का नियंत्रण होता है, जैसे श्रीलंका, ब्रिटेन आदि। सेकंड ऑफ देम इज फेडरल सिस्टम और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार, where the power is divided in different organs and levels of government, as for example India, Belgium, etc. वर्तमान समय में विश्व में ज़्यादातर देशों में फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, खास करके जिनकी आबादी और क्षेत्रफल ज़्यादा है। व्हाट इज फेडरलिज्म, ये संघवाद है क्या, हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो पावर शेयरिंग में आप लोगों ने देखा। ये दोनों चीजें फेडरलिज्म के एक पार्ट हैं, आधार है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constituent units of the country। यानी कि एक केंद्रीय सत्ता होती है जो कि कुछ शक्तियों का अपने अधीन होने वाली शक्तियों में
विभाजित कर देती है। अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। One is the government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administrating of their state. It means कि क्षेत्रीय आधार पर बनने वाली सरकार क्षेत्रीय मसलों को देखती है और राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली सरकार राष्ट्रीय मसलों का हल निकालती है। भारत का संघवाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, जितने भी रेड कलर में कंट्री आपको दिख रहे हैं, वर्तमान समय में इन देशों में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ही कार्य कर रहा है। अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, हम कैसे पहचान पाएंगे कि किसी देश की सरकार यूनिटरी है या फेडरल है, यानी एकात्मक सरकार है या संघात्मक सरकार है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं के माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की सरकार काम कर रही है। आइए देखते हैं। देयर आर 2 or more levels or tiers of government, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. Third of them, the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the Constitution. So, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। 2 स्तर की सरकार और उसमें भी शक्तियों का विभाजन, और ये शक्तियों का विभाजन संविधान के आधार पर किया जाता है। Next, the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. Next, courts have the power to interrupt the Constitution and the powers of different level of government. अगर सत्ता के विभाजन में किसी प्रकार का असंतुलन पैदा होता है तो जुडिशियरी जो है उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है। द हाईएस्ट कोर्ट्स acts as an umpire if disputes arises between different level of government in the exercise of their respective powers. Next, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial economy. तो ये जो पॉइंट्स आपने देखे, यही फेडरलिज्म के मेन फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं। इसी के माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि किसी भी देश में फेडरलिज्म गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है। इसमें भी 2 तरह की फेडरलिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ आकर के संघ बनाना। ये क्या है कि involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो अपनी स्वेच्छा से
साथ में आकर के एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं और उनकी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है और वो पहचान है, साथ आने से और ज्यादा मजबूत होती है। कमिंग टुगेदर, स्वेच्छा से आते हैं वो। दिस कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस, all the constituent states usually have equal power and are strong vice the federal government। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सेंटर और स्टेट दोनों में शक्तियों का विभाजन जो है बराबर बराबर होता है और किसी भी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। This type of coming together federations include the USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में कमिंग टुगेदर फेडरेशंस है। नेक्स्ट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये दो प्रकार हैं फेडरेशन के। सबको साथ लेकर महासंघ का गठन करना। ये क्या होता है? A large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। बड़े एरिया में जो देश होते हैं, लार्ज एरिया वाले, वहां पर ये डिसाइड करते हैं पावर को आपस में बांटना, और ये संविधान के दायरे के अंतर्गत होता है। दिस सेकेंड कैटेगरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट tends to be more powerful vice the states। इसमें उनका होल्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पर, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर देन स्टेट्स। नेक्स्ट, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। ये जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी वेरिएशन होता है। कुछ स्टेट्स उनको स्पेशल पावर्स मिले होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 के अंतर्गत मिला हुआ था। कुछ ट्राइबल स्टेट्स हैं 371 के अंतर्गत इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, इनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर do not give equal power to its constituent units। अब हम लोग भारत में संघवाद कैसे काम कर रहा है, यानी फेडरलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, although it did not use the word federation। भारत के संविधान में फेडरेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो भारत का संघवाद है यह इसी के आधार पर कार्य करता है। वो कौन कौन सी बातें भारत के संघवाद को महत्वपूर्ण बनाती हैं, हम लोग इसको देखते हैं। The Constitution originally provide for a two-tier system of government, the Union government, or what we call the central government, representing the Union of India, and the state government। भारत में दो स्तरीय सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। Later a third tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipality। लेकिन आगे चल करके 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992-93 में एक थर्ड टायर लाया गया, जिसको पंचायती राज कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि दुनिया के दूसरे
फेडरलिस्ट कंट्रीज में नहीं मिलते हैं, क्योंकि भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। डिवीजन ऑफ पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं? डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवे। स्टेट लिस्ट, इस लिस्ट में मेजर चीजें हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। आपको एक बात और ध्यान रखना है, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसके अलावा और दूसरा उस पर कोई कानून नहीं बना सकता है। इसी तरह से स्टेट लिस्ट पे द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. Third of them is concurrent list. It includes subject of common interest to both the union government as well as the state governments, such as education, forest, trade union, marriage, adoption, succession, etc. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in the list, but if their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. It means कि concurrent list जो है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। concurrent list, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद पैदा होने पर केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, ये क्या होते हैं? ये वे सब्जेक्ट हैं जो कि संविधान में जिनकी व्याख्या नहीं की गई है, या जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था ये विषय नहीं थे, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को ही दिया गया है, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओनली जम्मू एंड कश्मीर हैज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अदर्स स्टेट कम अंडर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? भारत में ये कैसे कार्य करता है? कुछ और भी विषय हैं जिसको हम देखते हैं। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सिर्फ उसी पर भारत का संघवाद काम नहीं करता है, कुछ और भी अतिरिक्त फीचर्स भारत के संघवाद में जुड़े हुए हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. आइए देखते हैं कि किस तरह से ये कार्य करता है। लैंग्विस्टिक स्टेट्स, भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। The creation of linguistic states was the first and a major rest for democratic politics in our country. Next, people who spoke the same language lived in the same state. जैसे उड़िया बोलने वाले उड़ीसा में, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश में, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में,
गुजराती बोलने वाले गुजरात में, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में। लेकिन इसके अलावा भी भारत में राज्यों का निर्माण कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया गया है। जैसे some states were created not on the basis of language only but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. These includes states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. Second, language policy, भाषा की नीति. A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language only. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. भारत में और भी 21 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है. Central government responded by agreeing to continue the use of English also along with Hindi for official purpose. यहाँ पर जब भाषा का विवाद पैदा हो गया कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा के लिए बहस करने लगे. तब सरकार ने मध्यम मार्ग चुना और हिंदी और अंग्रेजी को इन्होंने कामकाज की भाषा बनाया और राज्य अपनी भाषा में काम कर सकते थे. अंग्रेजी को भी अब अडॉप्ट कर सकते हैं. तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशन. भारत के केंद्र और राज्य के संबंध आपस के कैसे हैं. Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. केंद्र राज्य संबंध भी भारत के संघवाद को मजबूती प्रदान करता है. कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, केंद्र में मिलीजुली सरकार. कोलिशन गवर्नमेंट इट मीन्स मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी participate to run and form the central government. No single party got a clear majority in the Lok Sabha. The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. इससे राज्यों की भी क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हुई हैं, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, राज्य स्तर की पार्टियां भी केंद्र में सरकार बनाने में भाग लेती हैं. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. Decentralization in India. भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता के विभाजन, पावर शेयरिंग में जो तीसरा स्टेप भारत में मिलता है वो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया यानी विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है. When power is taken away from the state and central government and given to local government, it is called decentralization. जब केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण कहते हैं. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. लोकल लेवल के लोगों को ही लोकल लेवल की प्रॉब्लम पता चलती है, वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. यही विचारधारा डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे काम करती है. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision makings. और इससे विकेंद्रीकरण से लोगों की सरकार में सहभागिता भी बढ़ती है.
This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. A major step towards decentralization was taken in 1992. भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1992 से हुई. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Now it is constitutionally mandatory to hold regular election to local government bodies. यानी प्रत्येक 5 वर्ष में लोकल गवर्नमेंट के लिए भी चुनाव कराना. Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. One more thing that is not in Parliament and Legislative Assembly. At least 1/3 of all positions are reserved for women. 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन. एक स्वायत्त संस्थान का गठन करना जिसको राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं और वो पंचायत और नगर पालिका के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी उठाता है. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. और कुछ वित्तीय अधिकार भी क्षेत्रीय सरकारों को मिलती है, स्थानीय सरकार को, पर ये दशा राज्यों में अलग अलग कंडीशन की है. अब देखते हैं पंचायती राज क्या है. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. ये जो स्थानीय सरकार है इसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत. सभी गांवों में एक पंचायत है जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं. दिस इज ए काउंसिल consisting of several ward members often called पंच and a president or सरपंच. इनको जो चुने जाते हैं वार्ड से उनको पंच कहते हैं और इनके प्रमुख को सरपंच या भारत में अलग अलग राज्यों में अलग नामों से मंडल प्रधान भी कहते हैं. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं वे सभी इनके चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं. The पंचायत works under the overall supervision of the ग्राम सभा. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. पंचायती राज में आगे द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये तो ग्राम लेवल का हो गया था. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti, a block or mandal. The members of this representative body are elected by all the panchayat members in the area. All the panchayat samiti or mandal in a district together constitute the
जिला परिषद, फिर ये पंचायत मिलकर के जिला परिषद का चुनाव करते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। Members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of the other district level bodies are also its members। ये जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें लोकसभा और विधानसभा के जो जिले के सदस्य हैं कुछ ऑफिसर भी बनाए जाते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका परिषद जो शहरों में बनती है। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला परिषद जिले में, और जो बड़े जिले हैं शहर हैं बड़े वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज काम करती है। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality. Chairman इसका जो होता है वही head होता है। In a municipal corporation, such an officer is called the mayor, और बड़े शहरों में इनको मेयर कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के लाभ क्या है ये देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसीलिए माना जाता है क्योंकि देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स in the panchayats and municipalities etc all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. विश्व के बहुत सारे देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग भारत में सिर्फ सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our country. Therefore, India is the world's biggest, largest and populous democratic country. Thank you for watching. Please share, subscribe and comment.